नमस्कार दोस्तों, जीआईसी लेक्चरर का मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं। 2 मॉक टेस्ट पहले कर चुके हैं, ये तीसरा मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट में भी हम 40 प्रश्न देखने जा रहे हैं और इन 40 प्रश्नों में संपूर्ण सिलेबस के आपको प्रश्न मिलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग सबके क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार करते रहते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि पेपर कैसा आएगा और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने इससे रिलेटेड एक कोर्स भी लॉन्च करने का प्लान किया है, होने जा रहा है। उसमें एडमिशन चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने एडमिशन भी ले लिया है। कंप्लीट मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्लासेस और टेस्ट सीरीज जो हमारी सबसे अच्छी होती है, जहां से क्वेश्चन आपको बिल्कुल उसी पैटर्न पे मिलते हैं जैसा कि आयोग देता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया 6307281212 व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है ये। इस पे व्हाट्सएप करना है, जानकारी आपको मिल जाएगी। जीआईसी लेक्चरर करके आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको जानकारी मिल जाएगी, डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा मटेरियल, ये शार्ट में नहीं, ठीक ठाक मटेरियल और प्रैक्टिस क्वेश्चन, साप्ताहिक टेस्ट, इन सब का प्रावधान उसमें किया गया है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रक्त के स्कंदन के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो क्या है ना? कोगुलेशन, क्लॉटिंग जो होती है, रक्त स्कंदन जो होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें द्रव की अवस्था से अर्ध ठोस अवस्था, जेली टाइप का हो जाता है। जेल की अवस्था में ये जो रक्त है वो चला जाता है और इससे एक थक्का बन जाता है। जब आपको कहीं कट पीट कुछ होता है, कट जाता है आपका, तो काट पीट की जगह पे अगर ये थक्का न बने रक्त का, तो खून बहना बंद नहीं होगा और रक्त वाहिका से खून का बहाव इसी के द्वारा रुकता है और इसके बनने में विटामिन के मदद करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 का डी, की विटामिन के इसमें मदद करता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न करता है? Which one of the following organ produce urea in human body? ह्यूमन बॉडी में यूरिया कहाँ से आता है? किडनी, लीवर, प्लीहा, मूत्राशय, इस कहाँ से ये आता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। यकृत से आता है, यानी कि जो लीवर जिसको बोलते हैं उसी से आता है और उत्सर्जन की जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूरिया कैसे बनता है, तो ये अमोनिया से बनता है। अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण होता है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर बी, यकृत या लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? क्या नहीं है? पॉलीमर नहीं है, बहुलक नहीं है, ये आपको बताना है। यूरिया स्टार्च, स्टायरीन स्टार्च, विनाइल क्लोराइड। थोड़ा सा ये टफ प्रश्न हो जाता है क्योंकि इसमें अगर आपको रटा हुआ है तब तो आप उत्तर दे पाते हैं, नहीं तो इसमें ये होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो स्टार्च जो होता है, जिसको मंड कहते हैं, हिंदी में मंड कहते हैं ना, और रासायनिक सूत्र इसका होता है C6H1 10 और O5, फिर बाहर ब्रैकेट में L लिखा होता है। तो फार्मूला आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रख सकते हैं। ये एक पॉलीसेकेराइड कार्बोनेट होता है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है ये, और इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोऑक्साइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या में आपस में मिलने के कारण होता है। बात समझ में आ रही है? और ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। सभी पादपों के बीजों और कलियों में ये जो स्टार्च है, ये अमाइलेज या अमाइलोपेप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। चाहे अमाइलेज ले लें, चाहे अमाइलोपेप्सिन के रूप में आपसे पूछा जाए, तो दोनों रूप में ये उपस्थित रहता है। स्टार्च में पादप की प्रकृति के अनुसार आमतौर पर 20 से 25% अमाइलेज और 75 से 80% तक अमाइलोपेप्सिन उपस्थित रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टार्च, यानी कि मंड। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख बंदरगाह सबसे अधिक दक्षिणवर्ती अवस्थित है? भारत में जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनके बारे में यह प्रश्न है, और कौन सा इसमें बंदरगाह है जो सबसे अधिक दक्षिणवर्ती है, यानी कि कौन सा सबसे साउथ में लोकेटेड है, ये आपको बताना है। इसके लिए आप मैप भी देख सकते हैं, तुतिकोरिन, मंगलौर, एन्नौर और कोची। तो जो तुतिकोरिन है, ये सर्वाधिक दक्षिण में आपको मिलेगा, है ना? सर्वाधिक दक्षिण में तुतिकोरिन बंदरगाह आपको मिलेगा और इस बंदरगाह में समुद्री जल छिछला होता है। जहाज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किनारे पर आने पे उनको जब जल का स्तर नहीं मिलेगा तो कैसे वो चलेंगे। तो तुतिकोरिन के 5 किलोमीटर अंदर ही जहाज खड़े रहते हैं, वहां तक माल पहुंचाया जाता है। अगर इससे ट्रांसपोर्टेशन करना है
यहाँ से कोयला का निर्यात किया जाता है। और मत्स्यन वाला ये पूरा क्षेत्र है, तो कोयला के साथ में मत्स्यन भी जो कार्य मत्स्यन का कार्य होता है, तो मत्स्य पत्तन इसको इसी कारण से बोलते हैं, क्योंकि मछलियों का भी यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तूतीकोरिन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक दक्षिण में यही स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उड़ीसा से नहीं लगी हुई है? किस राज्य की सीमा उड़ीसा से नहीं लगी है? तो मैप में आप इसको देख सकते हैं। उड़ीसा से देखिए, ये छत्तीसगढ़ की लगी हुई है, आंध्र प्रदेश की लगी हुई है, झारखंड की लगी है, वेस्ट बंगाल की लगी है। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इनकी सीमा लगी हुई है उड़ीसा से। तो पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, लेकिन इनकी लगी है। और मध्य प्रदेश जो यहाँ पर आ रहा है, मध्य प्रदेश की नहीं लगी हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से विभाजन, मतलब जब विभाजन हो गया तो उड़ीसा से नहीं लग रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीमा उड़ीसा से जुड़ती है। पहले जब ये विभाजित नहीं थे, तो मध्य प्रदेश में ही छत्तीसगढ़ हुआ करता था। तो ये हुआ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में यहाँ पर ये देखिए उड़ीसा था, छत्तीसगढ़ था नहीं, ये भी मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। तो ये इसकी सीमा मिलती थी। लेकिन जब छत्तीसगढ़ आ गया, तो छत्तीसगढ़ ये बीच में देखिए पड़ रहा है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमा फिर नहीं मिल रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किसकी नहीं मिलती है? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान आईएसओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। और इसका जो मुख्यालय अवस्थित है वो है जेनेवा में। ठीक है, और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जेनेवा पड़ता है, और जेनेवा में ही इसका मुख्यालय है। देखिए, अच्छे अच्छे मुख्यालय अच्छी अच्छी जगहों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान जो आईएसओ है, उसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही बनाया गया है। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये एक यूरोपीय देश है, ये आपको पता है। और हर एक कपल का सपना होता है कि हम स्विट्जरलैंड जाके और वहां पे घूमे टहले, जैसा भी है। तो ये देखिए, यहाँ पर स्विट्जरलैंड आपका पड़ेगा, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड है। और यहीं पर आपका जनेवा भी स्थित है, स्विट्जरलैंड के अंदर, वहीं पे है ये। अगला प्रश्न जो है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का प्रसिद्ध मामला निम्नलिखित में से कौन से एक विषय से संबद्ध था? मेरे ख्याल से पॉलिटी में या जीके के कोई क्वेश्चन में अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न कौन सा है, तो यही है। भारत के आधारभूत जो संविधान की विशेषताएं हैं, बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आधारभूत जो विशेषताएं हैं संविधान की, उसी से ये रिलेटेड था। ठीक है, और इस वाद में ये जो मामला था, इसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, इसीलिए बार बार पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा भारत के संविधान की आधारभूत विशेषताएं। अगला जो प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि निम्नलिखित में से किस एक की सीमा काला सागर से नहीं लगी हुई है? रोमानिया, यूक्रेन, बुल्गारिया और क्रोशिया। तो किसकी सीमा काला सागर से नहीं लगी हुई है, ये आपको बताना है। तो काला सागर से रोमानिया, बुल्गारिया, इनकी सीमा आप देखिए मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा ये मैप छोटा इसलिए हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये देखिए, ये यूक्रेन है। ऐसे ये ओपन हो जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यूक्रेन का मैप अलग से आप देखकर क्या करेंगे। तो रोमानिया, यूक्रेन, बुल्गारिया और क्रोएशिया, इनमें से क्रोएशिया की नहीं मिलेगी। रोमानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन की मिलेगी। काला सागर के तट पर ये बसे हैं। क्रोएशिया हंगरी के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा देश है, इसकी सीमा काला सागर से नहीं मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रोएशिया। अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की आर्थिक नीति के निर्माण से पीसी महालनोबिस किस भूमिका में संबद्ध थे? यानी कि जब भारत आजाद हुआ, तो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, उसमें भी महालनोबिस मॉडल का नाम आप सुनते हैं। स्वतंत्र भारत की जो आर्थिक नीति थी, उसको इन्होंने बहुत प्रभावित किया। प्रभावित करने का मतलब उसमें सुझाव दिया, सलाह दिया, उसको अच्छे मार्ग पर ले गए। तो उस समय इनको किस रूप में आप जानते हैं, किस भूमिका से संबद्ध थे, ये क्या थे? तो ये एक सांख्यिकीविद थे, सांख्यिकी सलाहकार। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूंजीगत माल तैयार करने वाले उद्योगों में निवेश पर बल दिया जाए, ये इनका मानना था। और इनका मॉडल माना गया था, महालनोबिस मॉडल के नाम से उसको जाना जाता है। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो मंत्रिमंडल था, उसमें जो गठित किया गया था, उसमें सांख्यिकी सलाहकार बनाए गए थे। और औद्योगिक उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगार समाप्ति के
सरकार के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना का खाका जो था वो इन्होंने ही खींचा था। तो सांख्यिकी सलाहकार ये थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति में से कौन सा भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं था? कहने का मतलब केवल इतना है कि कौन ऐसा राष्ट्रपति बना जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं था। बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, आर वेंकट रमन। इनमें से जो फखरुद्दीन अली अहमद थे ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने। राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी और एपीजे अब्दुल कलाम भी कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, लेकिन ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बन गए थे। राजेंद्र प्रसाद प्रथम हमारे राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव भी आप जानते हैं, इनको चुना गया था, तो ये भी मतलब उपराष्ट्रपति नहीं थे। और एपीजे अब्दुल कलाम भी डायरेक्ट राष्ट्रपति बनाए गए थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद के साथ साथ में इन लोगों का नाम भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि जब प्रश्न पूछा जाए थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंज हो तब भी आप उत्तर दे पाए। फिलहाल इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। बाकी बीबी गिरी, जाकिर हुसैन और आर वेंकट रमन उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके थे। यदि 4 गुब्बारे हैं ए, बी, सी और डी क्रमशः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन गैसों से भरकर हवा में छोड़े जाए तो कौन सा गुब्बारा पृथ्वी से अधिकतम दूरी तक पहुंचेगा? ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें अधिकतम दूर पहुंचेगा कौन सा, जो हाइड्रोजन से भरा होगा। क्यों? इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन सबसे हल्की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहले में ए में भरा हुआ हाइड्रोजन ना, तो इसका गुब्बारा ए, हाइड्रोजन ए में भरा हुआ क्रमशः दिया हुआ है ना, तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचेगा क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की होती है। इसका कथन कारण में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है? यह बेस होता है, एसिड होता है, साल्ट होता है या फिर बैक्टीरिया होता है? इनमें से कौन सा पेट दर्द का कारण बनता है? तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो मानव शरीर में जो स्टमक पेन होता है, स्टमक ऐक बोलते हैं, उसका ये कारण होते हैं। और एक कोशिकीय होते हैं, ये जो जीवाणु है वो एक कोशिकीय होते हैं। कुछ मिलीमीटर से लेकर ये मतलब थोड़े बहुत छोटे छोटे ही होते हैं, कुछ मिलीमीटर तक इनका आकार होता है। 1 मिलीमीटर से मतलब मिलीमीटर के ऊपर नहीं जाता है, कुछ मिलीमीटर तक ही रहेगा। और गोल होते हैं या फिर चक्राकार होते हैं या फिर क्षण के नुमा भी ये पाए जाते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। और ये अकेंद्रिक होते हैं, कोशिका भित्ति युक्त होते हैं, एक कोशिकीय सरल जीव होते हैं और लगभग ये सब जगह पाए जाते हैं, सर्वत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य के पेट में भी ये पाए जाते हैं, है ना? जीवाणु विषाणु तो आप जानते ही हैं, जितनी बीमारियां होती हैं इन्हीं सब के कारण ही होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, जो पेट दर्द का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, एक कटोरे में जल यानी कि पेय के ऊपर लोहे की एक पतली पिन को तैराया जा सकता है, यह परिघटना किस कारण से होती है? यानी कि जब आप एक कटोरे में लोहे की पतली पिन को तैराते हैं तो ये तैराव किस कारण से संभव हो पाता है? और इसका जो कारण है वो ये है कि पृष्ठ तनाव जो लगता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव में जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। पृष्ठ तनाव का मतलब यही है कि वो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है और इसी के कारण से उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहेगा। एक तनाव उसमें बना रहता है, सरफेस टेंशन होता है और इसी कारण से ये पृष्ठ तनाव जो होता है, ये जल के ऊपर लोहे की जो चीज है, कोई पिन है, उसको तैराने में सक्षम हो पाता है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा जल के पृष्ठ तनाव के कारण, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है? यहाँ पर 4 ज्वालामुखी हैं जो नाम दिए हुए हैं, इनमें से प्रसुप्त आपको बताना है। डॉर्मेंट इसको बोलते हैं, डॉर्मेंट वोल्केनो कौन सा है यहाँ पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो, है ना? माउंट किलिमंजारो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है यानी कि अभी सक्रिय नहीं है, लेकिन इसमें संभावना ये होती है कि कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है। वर्तमान में तो नहीं है, वर्षों से ये शांत पड़ा हुआ है और इन्हीं को प्रसुप्त कहते हैं कि कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है। इटली का विसुवियस हो, जापान का फ्यूजियामा हो, इंडोनेशिया का क्राकाताओ हो, ये भी सब इसी तरीके के हैं, प्रसुप्त प्रकार के हैं। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये तंजानिया कहाँ है? तंजानिया भी आपको देख लेना चाहिए। तो तंजानिया सबसे पहले तो आप चले जाइए कहाँ पर, ये अफ्रीका के मैप में। अफ्रीका में यहाँ पर देखिए जहां पर मेरा कर्सर है, ये देखिए अफ्रीका का ये वाला मैप देखिए। 1 मिनट इसको साफ कर दिया जाए। तो अफ्रीका का जब आप ये मैप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये तंजानिया, ये मैंने घेरा ना, इसके अंदर तंजानिया
तो यही के पास देश के पास में सीमा पे यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा माउंट किलिमंजारो, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है? यानी कि कौन सा स्टेट है जिसकी सीमाएं 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से मिलती है, किसी देश से मिलती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है भूटान से मिलती है, चीन से मिलती है और म्यांमार से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश को आप मैप में जब देखेंगे तो ये देखिए भूटान से मिल रही है, चीन से मिल रही है इसकी सीमा, इधर ये चीन पड़ जाएगा, इधर वेस्ट में यानी लेफ्ट साइड में देखिए इसमें मैप में भूटान, और यहाँ पर ये म्यांमार पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश ऐसे कवर करके आसाम यहाँ ये है और ये पूरा ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है। तो ये म्यांमार से भी इसकी मिलती है। तो इसमें उत्तर यही हो जाएगा कि इसकी सीमा कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी 3 देशों से मिलती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और इसका रचयिता कौन है? इसके रचयिता है पाणिनि और 8 अध्यायों वाली है, इसलिए इसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। महर्षि पाणिनि के द्वारा ये रचित है, संस्कृत व्याकरण है। प्रत्येक अध्याय जो इसमें 8 अध्याय हैं, उनमें से 4 पाद रखने वाले प्रत्येक अध्याय हैं। एक अध्याय में 4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। यानी कि निश्चित नहीं है कि एक ही संख्या में है, 38 से लेकर 220 तक ये संख्या पाई जाती है। और इस प्रकार जो पूरी 8 अध्याय की 32 पाद और टोटल अगर हम बात करें सूत्रों की तो 4000 सूत्रों वाली ये पूरी रचना है। 6 वेदांगों में इसको प्रमुख रूप से माना जाता है। और अष्टांगी जो अष्टाध्यायी है इसमें 3155 सूत्र और आरंभ में वर्ण सामान्य में 14 प्रत्याहार सूत्र है। तो इतना आपको जाके डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचयिता पाणिनि है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए नहीं बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन नहीं बी ऑप्शन पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, खुम्बु मठ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? भारत, थाईलैंड, चीन और जापान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि चीन का किंगहाई प्रांत एक पड़ता है, वहां पर 1583 ईस्वी में यह स्थापित किया गया एक बौद्ध मठ है और इसकी स्थापना तृतीय दलाई लामा द्वारा की गई थी। किसने किया था? दलाई लामा तृतीय ने, तृतीय दलाई लामा जो थे। तो ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है खुम्बु मठ कहाँ है, तो इसका उत्तर चीन आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सूची फर्स्ट टिकट को सुमेलित करना है। पैरिथियान, आइसोप्रोटान, बॉडी मिक्सचर और ऑक्सिन, ये है क्या? वृद्धकारक, तृणनाशक, कीटनाशक, फफूंदीनाशक। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सही सुमेलन यह है कि पैरिथियान कीटनाशक है, आइसोप्रोटान तृणनाशक है और बॉडी मिक्सचर जो है ये फफूंदीनाशक है और ऑक्सिन जो है ये वृद्धकारक है। तो ऑक्सिन याद रखिए ये वृद्धकारक और आइसोप्रोटान आपको याद हो जाएगा। आइसोप्रोटान ये तृण, तृण प्रोटान में भी टी आ रहा है, तृण में भी टी आ रहा है, ऐसे याद रखिए। तो आइसोप्रोटान तृणनाशक है और बॉडी जो मिक्सचर है, जो बॉडी बॉडी जैसा सा बॉडी आ रहा है, तो ये फफूंदीनाशक है। तो ऐसे याद रखिए, A3B2C4D1 इसका उत्तर हो जाएगा। तो A3B2C4D1, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल, बाजरा, ग्राउंडनट, सिसम और मिलेट, ये 3 है। इसमें प्रमुखतः वर्षा आधारित कौन सी फसल है? इसमें जो फसल दी हुई है ये तीनों की तीनों, मूंगफली, तिल और बाजरा, ये तीनों वर्षा आधारित फसलें हैं। वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उन कुल खेती वाले जो क्षेत्रफल में 60 से 65% भूभाग पर ये वर्षा आधारित क्षेत्र पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाए जाते हैं। यानी कि अगर आप इसको ऐसे देखें तो केवल नॉर्थ ईस्ट ये वाला एरिया आप छोड़ दीजिए और बहुत साउथ का एरिया छोड़ दीजिए, बाकी ये पूरा एरिया ऐसे वर्षा आधारित क्षेत्रों का ही है। पूरा ये एरिया वर्षा आधारित क्षेत्रों का है। यानी कि यहाँ पर जो सिंचाई का मुख्य साधन है वो वर्षा ही है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर जानना था। तो यहाँ पर ये पाया जाता है। तो तीनों के तीनों ये जो फसल दी हुई है ये वर्षा आधारित क्षेत्रों की है। और ये जो क्षेत्र है ये प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से देश में पाई जाने वाली जितनी भी मिट्टियां हैं, लाल, काली, जलोढ़, नवीन, तलछटी, मिश्रित, इन सब का एक
प्रारूप आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। इन सब की विद्यमानता वहां पर पाई जाती है। और सॉरी, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान ने अभी बताया है, मतलब उसके अनुसार है कि जहां 30% से कम सिंचित क्षेत्रफल है वहां आधारित जो वर्षा आधारित खेती है वो शब्द प्रयोग किया जाता है। यानी कि वर्षा आधारित खेती क्षेत्र उसको कहा जाएगा जहां पर 30% से कम सिंचित क्षेत्र पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1, 2 और 3 हो जाएगा। वर्षा पर के आधार पर उस पर आधारित जो फसलें हैं वो तीनों ये हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, CSR 43 किसकी किस्म है? गुलाब, गेहूं, चावल, आम। CSR, CSR ये चावल की किस्म है। बासमती आपसे पूछा जाए वो भी चावल की है। सुपर कर्नल भी है, पीके है, पीके 385 है, पीके 198 है, सुपरा बासमती चावल है, सुपर फाइन बासमती चावल है, किरण है, परी है। तो ये सब चावल की किस्में हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। CSR 43 ये चावल की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये फैक्चुअल प्रश्न है, जीके टाइप का। गीता साक्य, सुनीत शर्मा, किरण खेल, सावित्री जिंदल। और इसका सही उत्तर है सुनीत शर्मा। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हैं और सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी अभी बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुनीत शर्मा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश अंबानी की जगह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले झोंग सांसान किस देश के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये चीन के रहने वाले हैं। इन्होंने अभी दो लोगों को पीछे छोड़ा है, एक तो मुकेश अंबानी को और दूसरा चीन के जैकमा को। चीन के जो जैकमा है इनके पीछे इस समय चाइना की सरकार पड़ी हुई है और ये भागे भागे घूम रहे हैं इस समय। इनको कोई इनका अपना मामला है वहां चीन में, तो वैसे भी कब किसको उठा दिया जाए, ज्यादातर गिराने का ही काम किया जाता है। और ये जो झोंग सांसान है ये भी चीन से रिलेटेड है और वहां की नोंगफू स्प्रिंग एक पे कंपनी है उसके ये करता धरता है, उसके मालिक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का निर्णय लिया है? आपको बताना चाहता हूँ ये सब क्वेश्चन हम रोज डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर के ये प्रश्न है। और करंट अफेयर और साथ में जीएस की तैयारी अगर आपको करना है तो हमारा एक कार्यक्रम है डेली 30, उसको आप देखिए। वो हमारा चैनल मेरे नाम से ओम पांडे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ। डेली 30 का सीधा मैं लिंक ही दे रहा हूँ। उसमें क्लासेस चल रही हैं, जनवरी से ही स्टार्ट हो गई है, नए साल के ही अवसर पर। पहले चल रही थी, बीच में इसको ब्रेक किया गया था। तो अब उसको आप देख के रोज की डेली 30 की तैयारी में आप जीएस का एक टॉपिक और साथ में आप करंट अफेयर का एक टॉपिक तैयार, एक टॉपिक क्या करंट अफेयर का एक दिन का करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। तो ये प्रश्न, किस देश ने हाल ही में मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का निर्णय लिया है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कजाकिस्तान है कहाँ? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कजाकिस्तान कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो एरिया यहाँ पर है ना, देखिए ये रशिया है और यहाँ पर ये कजाकिस्तान है ना। मंगोलिया से इसकी सीमा मिलती है, इधर रसा से घिरा हुआ है, उज्बेकिस्तान पास में, किर्गिस्तान पास में। तो कजाकिस्तान ये ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ। ऑपरेशन मेघदूत में इन्होंने भूमिका निभाई थी और इन व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि इनका नाम क्या है। तो कर्नल नरिंदर कुमार, इनको बुल कुमार के नाम से भी जाना जाता है, नरिंदर को, और 87 वर्ष के थे ये। अभी इनका दिल्ली में निधन हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाइयों पर नियंत्रण हासिल करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ऑपरेशन मेघदूत में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की थी। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्नल नरिंदर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, एस्टोनिया जो हाल ही खबरों में रहा है किस महाद्वीप में स्थित देश है? एस्टोनिया है कहाँ, बस आपको इतना बता देना है। एस्टोनिया यूरोप में है, उत्तरी यूरोप में स्थित है। और भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी 3 नए मिशन खोलने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें एक पैराग्वे में है, एक एस्टोनिया में है और एक डोमिनिकन गणराज्य डोमिनिकन रिपब्लिक जो उत्तरी कोरिया अमेरिका में, सॉरी उत्तरी अमेरिका में है। तो ये तीनों जगह पे 2021 में खोले जाएंगे। ये मतलब ये नए मिशन खोले जाएंगे वहां पर, इसीलिए ये प्रश्न बनाया गया है क्योंकि ये चर्चा में रहा है। अगला जो प्रश्न है,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा उत्तर यूरोप। अगला प्रश्न है, माल बाजार में 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। माल जो है वो बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में। ऐसे प्रश्न कैसे आप करते हैं? यहाँ पर एक ले लीजिए बाजार, और माल जो है इससे 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम में 250 यहाँ पर दिखा दीजिए। और ऐसे ही दिखाइए कि स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ये देखिए दक्षिण पश्चिम में है। सॉरी, ये ऐसे हो जाएगा, ये तो गलत हो गया है। 1 मिनट, आपने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पर ये कह रहा है कि जो स्कूल है वो 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में। अब ये पूछ रहा है कि स्कूल माल से किस दिशा में है। तो स्कूल माल से, यानी कि माल तो आपका कौन सा हो गया? ये बाजार थी और ये माल था, तो माल से किस दिशा में है? तो माल से दक्षिण दिशा में है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा है? ए, बी, फिर डी दिया हुआ है, फिर डी, फिर जी के दिया हुआ है, फिर एच, एम एस दिया हुआ है, एम टी बी, एस बी एल। एक पैटर्न होता है, और यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हुआ है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द ट्रिपल्स मूव 3 4 5 6 7 स्टेप फॉरवर्ड, ऐसे मतलब। तो सेकेंड वाला जो है 5 6 7 8 9 ऐसे चला है, और जो थर्ड वाला है वो 7 8 9 10 चला है। तो यहाँ पर ऐसे ही ये सेट हो गया जाएगा। तो जेड के डब्ल्यू इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो जेड के डब्ल्यू, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, कपिल की ओर संकेत करते हुए शिल्पा कहती है कि उसकी माँ का भाई। आप ऐसे सोच लिया कीजिए, एक तो तरीका ये होता है, कपिल की ओर पहले संकेत कौन कर रही है? शिल्पा। शिल्पा कह रही उसकी माँ का भाई, यानी कि शिल्पा का मामा मेरे पुत्र आशीष का पिता है। यानी कि शिल्पा का जो मामा है वो मेरे पुत्र आशीष का पिता है। तो कपिल का इनसे क्या रिश्ता हो जाएगा? मामी हो जाएगी। तो अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? भतीजा कहेंगे। यानी कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? तो उसका भतीजा हो जाएगा, जिसको भांजा कहते हैं, है ना, भांजा भांजी वाला, तो वही भतीजा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6.5% की दर से 5 ईयर के लिए, 5 वर्ष के लिए 5,580 की राशि पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो इसको आप सिंपल सा निकाल लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। ये 55 गुणे 5 गुणे 6.5 बटे 100 आप करेंगे तो 1813.5, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है कथन कारण का है कि केरल में साक्षरता सर्वाधिक है। केरल में ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक है। इस कारण से क्या साक्षरता सर्वाधिक है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस कारण से नहीं है। आप ये कह सकते हैं कई बार कि ईसाई लोगों में ज्यादा पाई जाती है साक्षरता, लेकिन पाया जाना और उसका कारण होना दोनों अलग बात है। तो कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है। और यहाँ पर ये गलत इसलिए है कि ईसाइयों का सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जो राज्य है वो नागालैंड है, ना कि केरल है। आप ऐसे मत सोच के इसमें टिक कर दीजिएगा कि हाँ वहां पर तो ईसाई है, ईसाई पढ़ते लिखते हैं, तो ऐसे नहीं। ईसाइयों का सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य जो है वो नागालैंड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। ये चेंज भी कर दिया जाता है एबीसीडी में, तो देख कर पढ़कर तब उत्तर इसका आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश की किसी घटना से नहीं रहा है। सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सांची नहीं रहा है। भारत का मध्य प्रदेश जो राज्य है और उसके रायसेन जिले में ये स्थित है सांची। बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। भोपाल से 46 किलोमीटर दूर ये पूर्वोत्तर में स्थित है। और बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में ये स्थित है। तो बेसनगर और विदिशा भी वहीं पर पास में ही है, और इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किसी घटना से नहीं रहा है। तो इसका सांची भी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ये 4 ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने राजपूत राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 1504 ईस्वी में आगरा नामक नगर बसाया, बादलगढ़ का किला बनवाया और आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। लोधी वंश का दूसरा शासक सिकंदर लोधी, लोधी वंश के संस्थापक जो सुल्तान थे बहलोल लोधी का पुत्र था, और उसकी माँ बीबी अम्भा
और एक स्वर्णकार हिंदू महिला जो थी, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये एक स्वर्णकार हिंदू महिला थी, लेकिन सिकंदर लोदी धर्म के प्रति असहिष्णु था, और सिकंदर लोदी धर्म के प्रति असहिष्णु था, और इसमें वास्तविक नाम इसका जो था वो निजाम खां था, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसने लोधी वंश के विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, यानी कि इसको इस रूप में भी जाना जाता है कि इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सिकंदर लोधी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, ओजोन परत के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो ओजोन परत आप जानते हैं कि 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है। ये क्या, इसमें क्या, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। ओजोन परत के बारे में गलत आपको बताना है, इसको पढ़ना था, स्थिति की बात नहीं हो रही है, असत्य कथन बताना है। तो ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है, ये सही है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, ये भी सही है। ये मानवों को त्वचा कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से बचाती है, ये भी सही है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है, गलत है, क्योंकि ये उत्तरदायी है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप सब जानते ही हैं। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो इसका संस्थान है क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। मैसूर, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, गुजरात। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद, और इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? WHO, IUCN, WFO, UNEP। बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन अच्छा प्रश्न है ये, और ये जारी करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ है। केवल ऐसा मत सोचिएगा कि वो सरकारें इसमें प्रतिभाग करती हैं, नागरिक भी प्रतिभाग कर सकते हैं। दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए वैश्विक प्राधिकरण है ये, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। और इसका मुख्यालय जब भी आपसे पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड याद रखिएगा। रेड डेटा बुक ये जारी करता है, तो यहाँ पर IUCN, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, अशोक के समय में मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना है? भीतरगांव का मंदिर, सारनाथ मंदिर के शीश पर बने 4 सिंहों की आकृतियां, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और गुहा वास्तुकला। तो सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की जो आकृतियां हैं, उसके पीछे मतलब देखा जाए तो एक अशोक कालीन मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना आपको दिखेगा, जो आज हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में भी शामिल है। और इसी कारण से, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण एक आकृति थी, एक कलाकृति थी, जो अशोक के काल में बनाई गई थी। इसी कारण से इसको इतना महत्व दिया भी गया है, क्योंकि ये है वास्तव में स्पेशल। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था, पुनर्गठित किया गया था उसे? ये कौन सी समिति थी? उस समिति का नाम बताना है आपको। और ये समिति हारटोग समिति। हारटोग समिति 1929 में गठित हुई थी, और विश्वविद्यालयों में किए गए अनुपयोगी प्रवेशों से शिक्षा का स्तर गिर रहा था, इसीलिए समिति ने विश्वविद्यालय को अपने सुझाव दिए थे, इसीलिए गठित की गई थी। और सुझाव में कहा गया था कि विश्वविद्यालय ऐसे ही छात्र को प्रवेश दे एवं उसके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करें जो योग्य हो। हार्टोग समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। तो ये हार्टोग समिति आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्मेलन में मैडम कामा ने पहली बार हरा, पीला और लाल रंग के राष्ट्रीय झंडे को फहराया था? कई तरीके से यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और इस प्रश्न का उत्तर स्टुटगार्ट है। स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 की बात है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में मैडम कामा ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सेदारी की थी, और इस सम्मेलन में ब्रिटिश शासन के दुष्परिणामों के बारे में एक भाषण उन्होंने दिया था, स्टुटगार्ट सम्मेलन में दिया था। और पहली बार हरा, पीला और लाल रंग के राष्ट्रीय झंडे को उन्होंने वहां पर फहराया था। मैडम कामा ने पेरिस में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियां की थी, इसी कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कहां पर? स्टुटगार्ट, जर्मनी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दर्शन और प्रवर्तक, न्याय, योग, वैशेषिक।
तो न्याय अचपात गौतम, योग पतंजलि और वैशेषिक जैमिनी। क्या ये सही है? वैशेषिक जैमिनी गलत है, बाकी दोनों सही है। वैशेषिक भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है और इसके मूल प्रवर्तक अगर आपको देखा जाए तो ऋषि कणाद थे, ऋषि कणाद। और यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि वैशेषिक जैमिनी जो दिया हुआ है ये सही सुमेलित युग में नहीं है। अब अंतिम प्रश्न आज का है, राग नरवसे के अनुसार निर्धनता का मूल कारण कौन सा है? तो रागनर नवरसे के अनुसार, नवरसे लिखा हुआ है, इनके अनुसार निर्धनता का जो मूल कारण है वो ये कहते हैं कि पूंजी का अभाव है। पूंजी निर्माण का न्यून होना पूंजी की पूर्ति एवं पूंजी की मांग के पक्षों से संबंधित होता है और विनियोग की प्रेरणाओं पर तथा पूंजी के पूर्ति पक्ष के अधीन व्यक्तियों की बचत की इच्छा व क्षमता पर निर्भर करता है। तो इन्होंने कहा कि पूंजी की अगर पूर्ति नहीं हो पाएगी, पूंजी का अभाव रहेगा, तो निर्धनता का मूल कारण ये बनी रहेगी, है ना। और कोई भी व्यक्ति होता है उसके लिए वो भोग वाली जो वस्तुएं हैं उसको खरीदने के लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। तो अंत में बताना चाहता हूं कि अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं और 40 प्रश्न जो जीएस के आएंगे उसकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 6307281212 ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें ज्वाइन लेक्चरर यूपीपीएससी जीआईसी जो भी आप लिखकर भेज देंगे तो आपको इधर से डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। इसको थोड़ा सा शेयर करते रहिए, लाइक अगर पसंद आता है तो आप लाइक करिए, जिससे कि मैं ऐसे प्रैक्टिस आपको कराता रहूं और एग्जाम आने तक इतने ज्यादा क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए कि वहां आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई डर ना लगे। ओके।